नमस्कार साथियों, मैं आलोक यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। साथियों, प्रतिदिन हम जॉब की जानकारी या अन्य जानकारियां जो भी होती हैं करियर से रिलेटेड, उसके लिए जानकारी हम लेकर के आते हैं आपके पास और शेयर करते हैं। दोस्तों, आज हम श्रमिकों के बारे में बात करना चाहते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो चलिए हम श्रमिकों के हित लाभ की बात करते हैं। साथियों, एक श्रमिकों के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, जिसको हम साधारण भाषा में जानते हैं, साधारण भाषा में श्रम प्रवर्तन कार्यालय या श्रम विभाग। तो श्रम विभाग का नाम सभी लोग जनरली जानते हैं कि श्रम विभाग कहाँ है। हर जनपद में उसका कार्यालय होता है, कहीं कहीं तहसील लेवल पर भी कार्यालय है। तो श्रम विभाग के क्या क्या कार्य हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देने मात्र से ही क्या क्या लाभ मिल जाते हैं, इसकी जानकारी हम आज आपको बताते हैं। दोस्तों, पहले होता था कि कहीं भी आप काम कर रहे हैं एज लेबर, 90 दिन आप काम करते थे तो आपका रजिस्ट्रेशन उसी आधार पर श्रम विभाग में हो जाता था। तो आप श्रमिक हो जाते हैं, पंजीकृत श्रमिक बोला जाता था। 30 नवंबर तक ये छूट आया हुआ है, 30 नवंबर 2020 तक, कि जो 90 दिन की बाध्यता थी, 90 दिन आप कहीं काम कर रहे हो, वो बाध्यता समाप्त कर दी गई है। 30 नवंबर तक अगर आप रजिस्ट्रेशन अपना करवाते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा, आप श्रम विभाग जा सकते हैं या CSC जो जन सेवा केंद्र बोला जाता है, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। तो उस जन सेवा केंद्र वाला अपना जो निर्धारित होगा 20, 25, 50 जो भी हो लीगल, वो लेगा और आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। रजिस्ट्रेशन कर देने से आपको कितने लाभ मिल सकते हैं, हम उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से कितने लाभ आपको मिल सकते हैं। तो यहां हम देखते हैं जो हमको जानकारी मिली है श्रम विभाग से श्रमिकों के लिए 17 लाभ ऐसे हैं जो आपको मिल सकते हैं। उन 17 लाभ का नाम पहले हम सुन लेते हैं, फिर उसका विवरण हम बताते हैं। तो 17 लाभ देखते हैं। मातृत्व हित लाभ, अगर कोई महिला पंजीकृत है तो उसको मातृत्व हित लाभ योजना का लाभ दिया जाएगा और ये लाभ होगा 3 माह का उसका जो वेतन होगा न्यूनतम, और 1000 रुपए चिकित्सा बोनस। शिशु हित लाभ योजना दूसरा है। अधिकतम 2 नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु वर्ष में एक बार एक मुश्त 12,000 रुपए यदि लड़का पैदा हुआ और 15,000 रुपया यदि लड़की पैदा हुई। तो ये दिया जाएगा 2 साल तक। तो देखिए, दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ है निर्माण कामगार बालिका मदद योजना। ये जो है 25,000 की FD हो जाती है और ये FD 18 साल तक के लिए है। 18 साल के बाद 18 साल के बाद आपको जो FD की राशि होती है वो ब्याज सहित आपको मिलेगा। 18 साल बाद चाहे आप शादी के लिए उसका उपयोग करें, चाहे पढ़ाई के लिए करें, जो भी है। यदि पैदा होते ही कोई विकलांग बच्ची पैदा हो गई है तो उसके लिए यही धनराशि 25,000 उठा करके 50,000 कर दिया गया है, बशर्ते उसके पास ये सर्टिफिकेट हो, वो जन्म से ही पैदा और विकलांग है, दिव्यांग है। तो हम 3 लाभ हो गए। चौथा लाभ हम देखते हैं संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 25 वर्ष तक के अधिकतम 2 बच्चों को, पुत्र हो या पुत्रिया हो, 1 से लेकर उच्चतर शिक्षा तक 100 रुपया प्रति माह से लेकर 5,000 रुपया
प्रति माह तक दिया जाएगा। तो देखिए चौथा लाभ हो गया। पांचवा लाभ क्या है? मेधावी छात्र पुरस्कार योजना। मेधावी छात्र छात्राओं को कक्षा 5 से लेकर उच्च शिक्षा हेतु 4,000 रुपए से लेकर के 22,000 रुपए तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। ये सब जानकारी हम लोगों को नहीं रहती है, तो नहीं हम बता पाते हैं। तो आपके आसपास कोई भी हो, ये सब जानकारी जो मैं बता रहा हूं दोस्तों शेयर करिए। जो श्रमिक हैं उनको भी लाभ मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। छठवां है आवासीय विद्यालय योजना। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों बच्चियों के लिए आवासीय सुविधा का लाभ दिया जाता है, जो बिल्कुल निःशुल्क होता है। रहना, खाना, कपड़ा, जूता, मोजा, चप्पल सब फ्री। केवल आप बच्चे को भेज दीजिए बस। इस टाइप के विद्यालय चलते भी हैं, समाज कल्याण से भी चलाए जाते हैं। आश्रम पद्धति विद्यालय में भी ऐसे ही होता है, ठीक उसी प्रकार के। सातवां है कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना। इसमें क्या है, यदि पंजीकृत आप हैं, श्रमिक पंजीकृत हैं, तो उसके पुत्र या पुत्री को व्यवसाय प्रशिक्षण, व्यवसाय के तात्पर्य ITI पॉलिटेक्निक से है, ITI पॉलिटेक्निक बीटेक, उनके लिए यहां पर दिया जाता है। व्यय की गई प्रशिक्षण पर जितनी धनराशि व्यय होगी उसकी प्रतिपूर्ति दिया जाएगा। आठवां है कन्या विवाह सहायता योजना। बहुत ही अच्छी योजना है श्रमिकों के लिए। यहां पे श्रमिकों की पितरियों हेतु 55,000 शादी अनुदान दिया जाता है। अगर आपके पास 2 पुत्रियां हैं तो दोनों को दिया जाएगा, 2 से ज्यादा है तो नहीं देगी सरकार। 2 पुत्रियों तक लागू है। यदि अंतर जातीय विवाह होता है तो उसके लिए यही 55,000 से राशि बढ़ा करके 61,000 कर दी गई। सरकार अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहती है। 9वां है श्रमिक निर्माण श्रमिक भोजन सहायता। यह हर जगह नहीं लागू है, कहीं कहीं निर्माण स्थलों पर ₹5 में पौष्टिक भोजन सरकार देती है। 10वां है सौर ऊर्जा सहायता योजना। सौर ऊर्जा सहायता योजना है कि श्रमिक ₹250 देगा, उसके घर सोलर ऊर्जा वाला सिस्टम, बल्ब, 2 पंखा, 2 बल्ब, ये सब की व्यवस्था सरकार करती है मात्र ₹250 देने पर। 11 है आवास सहायता योजना। आवास सहायता योजना, अगर कोई श्रमिक आश्रयहीन है, उसके पास आवास नहीं है, टेंट में रहता है या झोपड़ी में रहता है, तो उसके लिए सरकार 1 लाख रुपए की 2 किस्तें देती है। यदि उसके पास आवास है और आवास में शौचालय नहीं है तो सरकार उसको 12,000 रुपए देती है, या आप शौचालय बनवा लो। तो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कितना लाभ है। मात्र श्रमिक का पंजीयन हो जाए विभाग में, बस लाभ शुरू। 12वां है चिकित्सा सुविधा योजना। यह भी बहुत बढ़िया है। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, तुरंत आपको 3,000 मिल जाएगा चिकित्सा हेतु। तो इसके लिए पंजीकृत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रतिवर्ष 3,000, अगर विवाह नहीं हुआ है तो 2,000 प्रतिवर्ष ये मिलना है आपको चिकित्सा लाभ। सीधे आपके खाते में जाएगा, चाहे बैंक कोऑपरेटिव हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, राष्ट्रीय हो, कहीं भी हो, आपका खाता होना चाहिए, आपके खाते में जाएगा। 13वां है गंभीर बीमारी सहायता योजना। इसके लिए अगर आप गुर्दा, लीवर, ये सब चीज खराब हो गई हो, कैंसर या बीमारी, इनमें जितना भी आप भुगतान करते हैं वो सबका आप बिल वाउचर लगाएंगे तो ये श्रम विभाग आपको पैसा देगा। लेकिन इसमें शर्त है कि आप प्राइवेट अस्पताल में मत कराइए, सरकारी अस्पताल में आप अपना इलाज कराइए। वहां जो भी खर्च आएगा ये सब श्रम विभाग आपको देगा, गंभीर बीमारी है तो। 14वां लाभ है अक्षमता पेंशन योजना। ये भी बहुत बढ़िया। जैसे श्रमिक क्या है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, गिर गया,
टूट गए, ये तो इसके लिए जो है जब वो अक्षम हो जाते हैं तो सरकार 1,000 रुपए से लेके 1,500 रुपए प्रतिमाह आजीवन अक्षमता पेंशन देती है। आप अगर काम कर रहे हैं, छत लाद रहे हैं, गिर गया छत, पैर टूट गया, आप अक्षम हो गए, तो आपको खाने पीने की व्यवस्था लेकर के 1,000 से 1,500 प्रतिमाह सरकार देती है। 15वां है पेंशन सहायता योजना। जैसे श्रमिक काम कर रहा है, जब तक ताकत है काम कर रहा है, वो 60 साल की उम्र हो गया, अब काम कर नहीं सकता, उसकी क्षमता कम हो गई, खत्म हो गई, तो सरकार ऐसे लोगों को पेंशन की धनराशि देती है। आपने श्रम किया है, श्रमिक है, हमारे यहाँ पंजीयन है, पंजीकरण है आपका, तो आपको हम एक पेंशन देते हैं। पेंशन योजना है जिसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3 वर्ष तक लगातार अंशदान जमा करने पर 1,000 की आजीवन मासिक पेंशन 1,000 आपको दिया जाएगा आजीवन महीना, जब तक आप जीवित रहेंगे। इसका भी डिटेल कंडीशन आप विभाग से पता कर लीजिए। इसमें कुछ अंशदान हो सकता है विभाग लेता हो, जैसे ईपीएफ टाइप करता होगा आपका, या जैसा भी हो, लेकिन ये योजना है, अच्छी योजना है। ऐसे लोग पेंशन पाते हैं 500 रुपए महीना, 300 रुपए महीना, यहाँ 1,000 महीना। तो हम चलते हैं अब 16वां है निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना। होता क्या है, श्रमिक कहीं काम कर रहा हो, छत गिर गया, बहुत ऊंची बिल्डिंग, वहां से गिर गया, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार की देखरेख कौन करे। इसलिए सरकार कहती है कि अगर आप वहीं दुर्घटना से मृत्यु हो गई तो आपको 5 लाख रुपए, और दुर्घटना से नहीं हो गई, सामान्य मृत्यु हो गई, तब भी आपको 2 लाख रुपए एक मुश्त सरकार देती है। अगर आप वहीं पे दुर्घटनाग्रस्त हुए, नहीं मृत्यु हुआ, लेकिन आप हाथ पैर सब टूट गया, उसके लिए जो है 3 लाख की धनराशि देती है। इस तरीके से एक अच्छा लाभ सरकार देती है। मात्र पंजीयन अपना करा लीजिए। 17वां है और अंतिम है निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना। अगर कोई मर गया है, उसके परिवार में धनराशि नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसका अंत्येष्टि करने में, अंत्य मतलब जो क्रियाकर्म होता है, शुद्धिकरण, 13वीं, तो इस समय पैसा लगता है, तो उसके लिए सरकार 25,000 रुपया आर्थिक सहायता देती है। तो करना क्या है इसमें, 30 नवंबर तक तो निःशुल्क है। आप अपना आधार कार्ड, फोटो, पासबुक ले जाकर के, और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वेबसाइट में मिल जाएगा, या सीएससी वाले से कह देंगे तो निकाल देगा। सीएससी का सेंस यहाँ है जन सुविधा केंद्र, जहां आजाद निवास बनता है, उसी के यहां से रजिस्ट्रेशन होगा। कहीं आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप वहां अपना फोटो और स्वघोषणा पत्र, 30 नवंबर तक कोई शुल्क नहीं देना है। स्वघोषणा पत्र का एक फॉर्मेट है, सीएससी वाला निकाल देगा। तो स्वघोषणा पत्र पर भर करके अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, वो वहां अपलोड होगा। पासबुक, आधार, फोटो आप साथ लेकर जाइए। अपना रजिस्ट्रेशन अपने घर के पास जो भी जन सुविधा केंद्र है वहां से करवा लीजिए। कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं। बहुत ही अच्छा। स्वघोषणा पत्र क्या है, अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो अपने आप ही लिख देना है, किसी से लिखवाना नहीं। पहले एक झंझट होता था, अगर आप 30 नवंबर के पहले करवाते हैं तो आप अपने आप भर दीजिए, हाँ हम मिस्त्री का काम करते हैं। तो उसमें बहुत सारे वो है कि कौन कौन करवा सकता है। तो उसमें कोई भी काम आप करिए। जैसे देखिए, बिल्डिंग का काम कर रहे हैं आप, चौकीदार हैं आप, बढ़ई का कार्य कर रहे हैं, पत्थर काटने तोड़ने का काम कर रहे हैं, कुआं खुदाई का काम कर रहे हैं, लिपिक का काम कर रहे हैं, रोलर चला रहे हैं, स्विमिंग पूल, गोल्फ को साथ मनोरंजन का निर्माण कर रहे हैं, बढ़ई का काम, छप्पर डालने का काम कर रहे हैं, बांध पुल सड़क निर्माण कर रहे हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, तो ये आपका लागू हो जाएगा। क्योंकि ये सब जितने काम है, पुताई का, इलेक्ट्रिक का, हथौड़ा चलाने का, सुरंग निर्माण का, चट्टान तोड़ने, स्प्रे, मार्बल, स्टोन वर्क, सीमेंट, गिट्टी, ईंट भट्टों पर निर्माण का, सब पर ये लागू है। तो आप जल्दी से जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन करवाइए। 30 नवंबर के पहले करवाएंगे तो कोई शुल्क नहीं लगेगा, स्वघोषणा पर ही हो जाएगा साथियों।
आपके आसपास जो भी हैं, जो हमारी आवाज सुन रहे हैं, जो इसको देख रहे हैं, उनको बताइए और हो सके तो इनका रजिस्ट्रेशन आप करवाइए। बहुत ही पुण्य का काम है दोस्तों। तो चलिए, नमस्कार। हम फिर कोई नई जानकारी आपके पास मिलती है तो नई जानकारी हम आपको शेयर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।